कैसे बंद बोले ना पैसा नहीं है तो कड़ू तेल है तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं जैसा कि पूर्व की क्लास में मैंने बताया आपको कि अरस्तु से जुड़ी हुई हमने आपके सामने चर्चा की, परिचर्चा की, उनके तथ्यों से आपको अवगत कराया। हमने देखा कि पिछले पूर्व की क्लास में अरस्तु ने किस प्रकार से आदर्श राज्य की कल्पना की थी, आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन किया था और आदर्श राज्य के बारे में उन्होंने प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से आदर्श राज्य की स्थापना की थी। आदर्श राज्य में प्लेटो की किन किताबों का जिक्र किया गया था? द रिपब्लिक और द लाज नामक पुस्तक, जो पूरी तरह से प्रभावित थी प्लेटो के आदर्शवाद राज्य से, आदर्श राज्य से। वही आदर्श राज्य की तरह, प्लेटो के आदर्श राज्य की तरह अरस्तु ने भी अपने आदर्श राज्य की संकल्पना की है, आदर्श राज्य की स्थापना की है, जिसमें पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का जिक्र किया है। उन्होंने उसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से संदर्भित किया है, प्रकाशित किया है, उस पर विश्लेषण किया है और उन तमाम सारे तथ्यों को हमारे सामने रखा है, उससे रूबरू कराया है, परिचित कराया है। तो अगली जो हम इस क्लास में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि अरस्तु के आदर्श राज्य की तो बात हो गई। अब हम आगे चर्चा करते हैं अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से थी, उस शिक्षा व्यवस्था का क्या प्राविधान था। उसकी चर्चा करने से पहले, अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करने से पहले हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो प्लेटो ने अपने शिक्षा व्यवस्था को दो स्तर में बांटा था, एक प्रारंभिक शिक्षा के रूप में और दूसरा उच्च शिक्षा के रूप में उसको प्रदर्शित किया था, बांटा था। प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी 0 से 20 वर्ष के बीच, 6 से 20 वर्ष के मध्य हुआ करती थी और जो उच्च शिक्षा होती थी वो 20 से 30 वर्ष के बीच शिक्षा व्यवस्था को कहा जाता था। जो दार्शनिक शिक्षा होती थी वो 30 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य उसकी चर्चा होती थी, उसके बारे में जिक्र होता था। ठीक उसी प्रकार से अरस्तु ने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्रतिपादित किया है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से प्रभावशाली बनाना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्रम हैं जो शिक्षा व्यवस्था के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो अरस्तु के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था की बात की गई, तो अरस्तु ने शिक्षा व्यवस्था को 3 काल में बांटा है। कौन कौन से? प्रथम काल और द्वितीय काल और तृतीय काल। ठीक है। प्रथम काल में उन्होंने 0 से लेकर 7 वर्ष तक उन्होंने प्रथम काल में शिक्षा व्यवस्था को विभाजित किया, यानी कि मनुष्य के जन्म से लेकर और बाल्यावस्था तक की चर्चा करें, बाल्यावस्था तक की बात करें, तो इसमें बात कही गई है, जिसमें से उसके प्रारंभिक जितनी बेसिक आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति इसमें के माध्यम से की जा सकती है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो द्वितीय काल की बात आती है। द्वितीय काल की बात होती है, द्वितीय काल में 7 से 14 वर्ष के बीच की बात की जाती है, जिसमें व्यायाम, संगीत व अन्य तरह की शिक्षाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे हम तृतीय काल की बात करते हैं। तृतीय काल में 14 वर्ष से 21 वर्ष तक का जिक्र किया गया है। 14 वर्ष से 21 तक की बात की गई, जिसमें तर्क शक्ति, शिक्षा, गणित व अन्य विषयों को पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। तो ये शिक्षा योजना जो अरस्तु की इस प्रकार से संदर्भित की गई है, बताई गई है, दिखाया गया है। और हमने देखा कि उनके शिक्षा योजना को 3 रूपों में बांटा है, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। आइए देखते हैं अरस्तु से जुड़ी हुई और क्या चीजें हैं जो पूर्णतः जो है सामाजिक व्यवस्था को संदर्भित कर रही हैं, बता रही हैं। आइए अगले क्रम में देखते हैं हम। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं
कि अरस्तु की जो सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दास प्रथा, परिवार, संपत्ति आदि की चर्चा की है। उसके बारे में जिक्र किया है, किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उन्होंने। हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उन्होंने दास प्रथा के रूप में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया है, दास प्रथा में कौन कौन से तथ्य शामिल किए गए हैं, किनकी चर्चा की गई, उन सबको आज हम इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, आपको उससे अवगत कराएंगे। देखते हैं सबसे पहले दास प्रथा के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि दासता प्राकृतिक है, अर्थात दासता कोई मानव द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि ये नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा दासता पृथ्वी पे आई है, इसको विराजमान हुआ है, ये नेचुरल है, इसको हम किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया। दूसरी बात कहते हैं कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। दास प्रथा का जो प्रचलन है, जो इसमें उच्च वर्ग के लोग हैं, स्वामी वर्ग के लोग हैं, उनको ज्यादा लाभप्रद है, बल्कि निम्न वर्ग के लिए वो घातक सिद्ध हुई है। तो दूसरा बिंदु इस रूप में देखा जा सकता है। और कहा गया संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक है, तो संपूर्ण समाज इससे लाभदायक नहीं है, बल्कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक है, लेकिन उनसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या है, एक अभिशाप के रूप में सिद्ध हो रही। आगे जब चर्चा करते कहा गया दासता नैतिक है। दासता नैतिक नहीं, दास प्रथा जो है वो नैतिक है, व्यक्ति के मानव जीवन में नैतिकता ही उसी आधार पर निर्मित की गई। अगर दास का पुत्र होगा तो उसके अंदर नैतिकता दासता की हमेशा विराजमान होगी। तो अरस्तु ने जिस प्रकार से दास प्रथा का चर्चा की है, दास प्रथा के बारे में बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि दासता जो क्या है, नैतिक है, उसके जीवन काल में निरंतर ये प्रगति करती रहती है। आगे बताया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। दास प्रथा को उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग समझा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पार्ट समझा है, और ये भी कहा है कि यह स्थायित्व का अंग है, इसकी वजह से स्थायित्व बना रहेगा, अस्थायित्व की स्थिति नहीं है। ठीक, आगे क्रम में देखते हैं। इसके अलावा भी अन्य बिंदुओं के माध्यम से हम सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसकी पर चर्चा कर सकते हैं, और हम तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा के माध्यम से आप तक वो जानकारी प्रदान कर सकते हैं, आप तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का अगला कौन सा क्रम है और किस प्रकार से उसका अध्ययन किया गया है। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि अरस्तु ने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत संपत्ति और परिवार की भी चर्चा की है। किस प्रकार से संपत्ति के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, संपत्ति के बारे में कहा है। अरस्तु ने हमेशा ये समर्थन किया है कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करनी चाहिए। संपत्ति के अंतर्गत उन्होंने समस्त संपत्ति को सम्मिलित किया है, उसके अंतर्गत स्त्रियों को भी शामिल किया है। कि अरस्तु के अनुसार जो संपत्ति संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसमें स्त्रियों को संपत्ति का एक रूप दिया गया है, और कहा गया स्त्रियों को संपत्ति के रूप में रखा है उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए उनके अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार संपत्ति अर्जित करने का पूर्ण अधिकार व्यक्ति को है, जिसके द्वारा वो अपने संपत्ति को अर्जित कर सकता है। ठीक, आगे बात आती है कि अगले क्रम में हम देखते हैं कि संपत्ति और परिवार के अंतर्गत ही अरस्तु ये कहता है निजी संपत्ति की प्रथा का औचित्य है, यानी कि जो निजी संपत्ति वो अर्जित कर सकता है उसके लिए उसे पूरा अधिकार है, उसको संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया जा सकता है। उचित प्रबंध है कि वो निजी संपत्ति अपनी एकत्रित करने का उसका पूरा हक है, अधिकार है, जिसको वो लागू कर सकता है, चला सकता है, और उसको अर्जित करने में वो अपनी भूमिका को पूरी तरह से अदा कर सकता है। ठीक, अगले क्रम की जब चर्चा करें और देखते हैं कि अरस्तु ने किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक उपायों की बात की है। प्राकृतिक उपाय की बात करें, किस रूप में उस प्राकृतिक उपाय के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक उपाय वो कर सकता है। यानी कि ऐसा चीजें जो संपत्ति अर्जित करने से जो प्राकृतिक चीजें हैं, जिसे हम नेचर से ले सकते हैं, चाहे वो
फल उत्पादन की बात करें, लकड़ी उत्पादन की बात करें, या फिर मछली उत्पादन की बात करें, ये जो भी प्रकृति से लेने वाली भी बातें होती हैं, प्रकृति से प्राप्त करने के की बातें होती हैं, प्रकृति से संबंधित जो हम आदान प्रदान करके, व्यय करके या विनिमय प्रणाली के माध्यम से मुद्रा को एकत्रित करते हैं, संपत्ति को एकत्रित करते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम प्राकृतिक व्यवस्था कहते हैं। अर्थात संपत्ति अर्जित करने के प्राकृतिक उपाय हैं, जो कि नेचर के द्वारा। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लोग जो हैं लाखों करोड़ों की संख्या में समुद्र से मछली पकड़ के ले आते हैं और उसका जो है व्यवसायिक उदाहरण देते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो क्या प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। जंगलों से लकड़ियां काट के लाते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या है, प्राकृतिक रूप में। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक उपाय हैं संपत्ति अर्जित करने के। और दूसरे अगले क्रम में देखते हैं संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपाय। अप्राकृतिक उपाय मतलब जिसमें प्राकृतिक ना हो बल्कि मानव द्वारा निर्मित व्यवस्थाएं हो, निर्मित सिस्टम हो, उसके आधार पर जो मुद्रा इकट्ठा की जाए, संपत्ति अर्जित की जाए, ऐसी व्यवस्था को अप्राकृतिक उपाय कहा जाता है। जिसके अंतर्गत चाहे टीवी, मोबाइल, कुर्सी, मेज, गाड़ी, बंगला जो भी है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, ऐसी चीजों को हम अप्राकृतिक कह सकते हैं, भौतिक कह सकते हैं। तो इसके द्वारा जो धनार्जन किया जाए, संपत्ति अर्जित की जाए, ऐसी व्यवस्था को हम अप्राकृतिक उपाय के अंतर्गत हम समझ। ठीक, अब आगे देखते हैं संपत्ति का वितरण। जब हम इस आधार पर देखते हैं, अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर देखते हैं, तो संपत्ति का वितरण किया जाए, संपत्ति को किस आधार पर बांटा जाए। जब सामाजिक व्यवस्था की बात कही जाती है तो इसमें दास प्रथा भी हमने आप इसके पहले चर्चा की है। तो दास प्रथा के अंतर्गत आने वाले जो निम्न वर्ग के श्रेणी के लोग हैं, उनको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ही नहीं था। संपत्ति का वितरण किस आधार पर, उनका संपत्ति का वितरण मिलने का कोई वो ही नहीं था। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये संपत्ति का वितरण जो हुआ है उच्च वर्गों के लिए लाभान्वित किया गया है, निम्न वर्ग इससे वंचित रहे हैं, इसलिए वो दास प्रथा की श्रेणी में आए हैं। तो ये व्यवस्था भी उनके लिए खतरनाक सिद्ध, घातक सिद्ध हुई है। अब आगे देखते हैं, परिवार की बात करते हैं। एक परिवार किस तरह से होगा, अरस्तु ने किस प्रकार के परिवार की संकल्पना की है। अरस्तु ने परिवार में देखा कि एक पुरुष होता है, एक स्त्री होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, और सबको एक शासनिक प्रशासनिक एक रूप देखने को मिलता है। जो पिता होता है वो प्रशासक के रूप में होता है, जो माता होती है उससे निम्न छोटे स्तर के प्रशासक होती है, उसके बाद जो बड़ा भाई होता है उसके पास कमान होती है। यानी क्रम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, एक पद्धति के अनुसार ऊपर वाला से नीचे वाले शासन व्यवस्था पूरी बटी होती है। तो अरस्तु ने जो राज्य की संकल्पना की, राज्य की कल्पना की है, उसने परिवार को देखकर ही राज्य की संकल्पना की, राज्य को अस्तित्व में लाया है। ये अरस्तु का ये महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, तो आइए आगे क्रम में फिर चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन से तथ्य हैं जो हमारे इन बिंदुओं को संदर्भित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आज हमने चर्चा की कि अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था, अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था, इन समस्त तथ्यों का हमने आपके सामने जिक्र किया, आपके सामने विश्लेषण किया, आपको इससे अवगत कराया, रूबरू कराया, और मैंने इससे अरस्तु से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत किया, संदर्भित किया। तो इसके पूर्व भी मैंने अरस्तु से जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्न आपके सामने रखे, तमाम सारी बातें आपको बताई, और इस क्लास में भी मैंने आपको अरस्तु से जुड़ी हुई तमाम तथ्यात्मक जानकारी दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी लाभान्वित करेगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्रम में फिर मैं अरस्तु से जुड़े हुए कुछ तथ्य लेकर आपके सामने आऊंगा एक नई क्लास के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।